नमस्कार। आज का हमारा विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आईसीटी की अवधारणा। मध्य क्षेत्र सदस्य कैलाश तारक जी ने हमसे कहा था कि आप आईसीटी पर बोलिए, तो उन्हीं के अनुपालन में मैं आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आईसीटी की अवधारणा पर बोलने जा रहा हूं। सामान्यतः 3 टर्म होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो नॉन कंप्यूटर होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। पहला सीएस, दूसरा आईटी और आज का जो हमारा मुख्य विषय है आईसीटी। यह 3 टर्म ऐसे होते हैं जिसमें सामान्यतः जो नॉन कंप्यूटर लोग होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए आज हम पहले आपको सीएस और आईटी में अंतर समझा देते हैं। सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस और आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यदि आप कंप्यूटर की किसी लैंग्वेज के जानकार हैं और आप उस लैंग्वेज की मदद से कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत आते हैं। यदि आप किसी दूसरे के द्वारा डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं तो आप आईटी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कोई एप्लीकेशन बनाने वाला, कोई ऐप बनाने वाला, कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाला या किसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत आता है और उसका प्रयोग करने वाला आईटी के अंतर्गत आता है। जैसे आजकल जितने भी बैंकिंग सिस्टम हैं उन सारे बैंकिंग सिस्टम में जितने भी काउंटर हैं उन सारे काउंटर पर कंप्यूटर द्वारा ही काम किया जाता है। तो जितने बैंकिंग के पर्सनल हैं वो किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो आईटी यूजर्स हुए। और जिसने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है वह कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत आएगा। चलते हैं अपने मुख्य विषय आईसीटी। आईसीटी क्या है? आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। जब हमसे पूछा जाता है कि आईसीटी क्या है तो बहुत सारे लोग यह कह करके हट जाते हैं, बहुत सारे लोग यह कह करके उस बात को टाल देते हैं कि यह कंप्यूटर से संबंधित है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आईसीटी पर बहुत अधिक फोकस किया गया है। यहाँ तक कि 40% सिलेबस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमें आईसीटी के माध्यम से पढ़ाना है। तो हमें आईसीटी के सूक्ष्म रूप को समझना होगा। यूनेस्को के अनुसार आईसीटी इज यूज्ड टू ट्रांसमिट, स्टोर, क्रिएट एंड शेयर द इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। चलिए हम आपको आईसीटी समझाने का प्रयास करते हैं। जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं तो उदाहरण और गैर उदाहरणों द्वारा हम उसकी विशेषताओं को सूचीबद्ध करते हैं। आइए हम आईसीटी के विशेषताओं को सूचीबद्ध करने का प्रयास करते हैं। क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई फोटोग्राफ कैप्चर किया है? जब हम अपने मोबाइल से कोई फोटोग्राफ कैप्चर करते हैं तो हम उस स्थान, उस व्यक्ति के बारे में डिजिटल जानकारी इकट्ठा करते हैं। जब हम अपने मोबाइल से कोई फोटोग्राफ कैप्चर करते हैं तो वह फोटोग्राफ हमारे मोबाइल में स्टोर हो जाती है। जिस डिजिटल जानकारी को हमने अपने मोबाइल में कैप्चर किया है, जिस डिजिटल जानकारी को हमने अपने मोबाइल में स्टोर किया है, जब उस डिजिटल जानकारी की हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम उस डिजिटल जानकारी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उस डिजिटल जानकारी जिसमें हमने किसी वस्तु, किसी व्यक्ति और किसी स्थान के बारे में डिजिटल जानकारी हासिल किया है, आवश्यकता पड़ने पर उसमें हम और जानकारी जोड़ सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे अल्टर कर सकते हैं। यानी कि उस डिजिटल जानकारी में हम फेरबदल कर सकते हैं। जो डिजिटल जानकारी हमने मोबाइल से कैप्चर किया, स्टोर किया, पुनः प्राप्त किया और उसमें फेरबदल किया, उस डिजिटल जानकारी को हम सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि इंस्टेंट मैसेंजर, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर हम उसे शेयर करते हैं। डिजिटल जानकारी को हम आईसीटी के माध्यम से
किसी दूसरे के साथ साझा करते हैं और जिसके साथ हम साझा करते हैं वह हमारे इस डिजिटल जानकारी पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं और बाद में वो सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से उस डिजिटल जानकारी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आईसीटी के माध्यम से हम डिजिटल जानकारी का सृजन करते हैं। आईसीटी के माध्यम से हम डिजिटल जानकारी का संग्रह करते हैं। हम आईसीटी के माध्यम से डिजिटल जानकारी को पुनः प्राप्त करते हैं। आईसीटी के माध्यम से हम डिजिटल जानकारी में फेरबदल करते हैं। आईसीटी के माध्यम से हम उस डिजिटल जानकारी को दूसरे के साथ साझा करते हैं। हम आईसीटी के माध्यम से जिसको शेयर किए हैं वह उस डिजिटल जानकारी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आईसीटी के यह कुल 6 स्टेप्स होते हैं। अगर हम कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल का प्रयोग अगर हम इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षण के लिए करते हैं तो वह आईसीटी कहलाता है और आईसीटी में हमारे द्वारा यह 6 स्टेप्स लिए जाने आवश्यक हैं। अगर हम ये 6 स्टेप्स लेते हैं तो वह आईसीटी के अंतर्गत आता है। अगर इसमें से एक भी स्टेप मिसिंग होगा तो वो आईसीटी नहीं कहलाएगा। चलिए एक दूसरे उदाहरण के द्वारा हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह आईसीटी है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई शिक्षक किसी क्लास में प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वह यह दावा नहीं कर सकते कि यह आईसीटी है, क्योंकि प्रोजेक्टर के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो क्लास में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने डिजिटल जानकारी का सृजन किया है, डिजिटल जानकारी को अपने कंप्यूटर में संग्रहण भी किया है। उसमें डिजिटल जानकारी में अन्य जानकारी को जोड़ करके उसमें फेरबदल किया है, लेकिन उन्होंने उस डिजिटल जानकारी को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं किया है। वो तो क्लास में एक प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। वो पूरी दुनिया में सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से उसको शेयर नहीं कर रहे हैं और जब शेयर नहीं किया गया है तो किसी दूसरे द्वारा वह प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई शिक्षक प्रोजेक्टर के माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से क्लास में पढ़ा रहा है तो उन्होंने आईसीटी के 4 स्टेप्स को परफॉर्म किया है और 2 स्टेप मिसिंग है। यानी कि किसी के साथ साझा नहीं किया गया और जिसके साथ साझा नहीं किया गया है और किसी के साथ साझा न करने के कारण अन्य लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वह आईसीटी के अंतर्गत नहीं आएगा। हमें आईसीटी के सूक्ष्म रूप को समझना होगा। आईसीटी का प्रयोग हमें कब करना है, आईसीटी का प्रयोग हमें कब नहीं करना है, आईसीटी का प्रयोग हमें किन परिस्थितियों में करना है, इसका सूक्ष्म अध्ययन करना होगा। तो आज हमारा टॉपिक था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आईसीटी की अवधारणा। आईसीटी में हमें कुल 6 स्टेप्स लेने होंगे तभी वो आईसीटी कहलाएगी, अन्यथा वह आईसीटी नहीं कहलाएगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आपका आशीर्वाद चाहिए। यदि आपका आदेश होगा तो आगे हम आईसीटी कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, किन परिस्थितियों में करना है, कब नहीं करना है, उस पर अगली वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।